सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। अगर आज की डेट में आप लोगों के आसपास में आप लोग नजर घुमाकर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे। वो हमेशा आप लोगों को ऐसी बातें बताते हुए नजर आएंगे जो अपनी लाइफ के बारे में वो सोचते हैं, जिनका कुछ परसेप्शन बन चुका है। उन्होंने लाइफ में अगर कुछ अचीव नहीं किया है तो उनको ये लगने लगता है कि कोई भी अचीव नहीं कर पाएगा। अगर उन्होंने लाइफ में कोई ढंग का काम नहीं किया है तो उनको ये लगता है कि सब ऐसे ही हैं, सब इसी तरीके से जिंदगी जीते हैं। उनका लाइफ को लेकर एक अलग परसेप्शन बन जाता है और हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। तो अगर इस तरीके के लोगों को आप लोग रेस्पॉन्ड करना बंद कर दें, वो आप लोगों को अगर बोलने लगे आप लोगों ने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की, वो बोलेगी तुमसे नहीं हो पाएगा। पता है कितना कम सक्सेस रेट है, जब उनसे नहीं हुआ तो तुमसे क्या होगा। तो उसकी बातें पहले तो सुननी नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि इस इंसान को इग्नोर नहीं कर सकते, सुननी पड़ेगी, तो उसको इग्नोर कीजिए कंप्लीटली। उस इंसान को कभी भी रेस्पॉन्ड मत कीजिए आप लोग। यही तरीका है कि अपनी लाइफ में आप लोग अशांति का माहौल अपने दिमाग में बनाए रखेंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप लोग अपने मन को शांत रखना सीखिए। जब तक मन आप लोगों का शांत नहीं रहेगा, कि ये किताब पढ़ रहा है, आप लोगों को बोलने लगे कि यार मैं तो वो वाली किताब पढ़ रहा हूँ, बड़ी अच्छी किताब है, तुमने कौन सी पढ़ी, यार मैंने तो ये पढ़ी, इसमें ये चीजें नहीं है। ऐसा मत सोचो यार। कोई भी किताब लिखी गई है वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप लोग उसको ढंग से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो किताब एक बार पढ़ ली उसी को अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। स्टैंडर्ड सोर्स एक बार चूज कर लीजिए कि हाँ ये स्टैंडर्ड किताबें हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटी के बारे में बात कीजिए, आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पकड़ ली, तो लक्ष्मीकांत पकड़ लिए और उसके बाद में सिलेबस उठाइए, पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, क्या क्या न्यूज है करंट अफेयर में, उसको उसके साथ में आप लोग को रिलेट कीजिए। इसके अलावा आप लोग किसी किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं यार सुभाष कैसे पढ़ लो, कोई बोले दूसरी तीसरी किताब लाकर कोई बताए कि हाँ ये किताबें अच्छी हैं, तो सारी किताबें अपनी जगह अच्छी है, कोई भी किताब खराब नहीं है। किसी में एक दो लाइन ज्यादा मिलेगी, किसी में एक दो लाइन कम मिलेगी। हो सकता है कोई टॉपिक उसमें अच्छा मिला हो, इसमें थोड़ा कम हो सकता है, दूसरे वाला टॉपिक इसमें अच्छा रहेगा उसमें कम रहेगा। तो ऐसे आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो भी आप लोगों ने एक बार अपना बुक एक तरीके से चूज कर लिया, जो भी स्टैंडर्ड आप लोगों ने अपना तैयार कर लिया है, उसी को फॉलो करते रहना है, उसी को रिवाइज करते रहना है, उसी को रिपीट करते रहना है। किसी के बोलने पर भी आप लोग को अपनी ये चीजें जो है वो चेंज नहीं करनी है। अगर इस तरीके से चीजें चेंज करते रहेंगे तो फिर कहीं भी आप लोग जाकर नहीं टेक पाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि अपना डिसीजन अपने आप लीजिए, ना कि किसी को देखकर डिसीजन आप लोगों ने ले लिया। और जो भी लोग आप लोगों को लगे कि आप लोग एक गोल को नेगेटिव डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे ढंग से और फालतू की बातें बोल रहे हैं, उस इंसान को तो तुरंत आप लोग छोड़ दीजिए, उसके तो कॉन्टेक्ट में ही रहना बंद कर दीजिए। क्योंकि इतनी एनर्जी इसमें वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा कुछ और काम कर लेंगे प्रोडक्टिव उस टाइम पर, ठीक है। तो ये जरूरी है ऐसा माहौल बनाना। और प्रोडक्टिव इंसान कैसे आप लोग चूज कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का सिलेबस उस इंसान से पूछ लीजिए। अगर उस इंसान को उस एग्जाम का सिलेबस पता है तो इसका मतलब यह कि वो एग्जाम को सीरियस लेकर चल रहा है। और अगर सिलेबस नहीं पता है तो इसका मतलब यह है कि टाइम पास कर रहा है और आगे भी टाइम पास करता रहेगा। तो उस इंसान से आप लोगों को डिस्टेंस बना लेनी है। तो ये तरीका है। पेरेंट्स के लिए भी तरीका है, अगर उनको लग रहा है कि उनके बच्चे सही से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो सिलेबस उठाकर पूछ लीजिए बच्चों से, तो पता चल जाएगा कितने सीरियसली बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो अगर सिलेबस ही नहीं पता है तो फिर इंसान तैयारी क्या कर रहे हैं, यानी कि डेस्टिनेशन ही नहीं पता है कहां जाना है, बस ऐसे ही चला जा रहा है, कभी भी नहीं पहुंचेगा जहां उसको पहुंचना है। तो ये कुछ क्राइटेरिया सेट कर लीजिए अपनी लाइफ में, तभी आप लोग सही डायरेक्शन में अपने आप को पकड़ पाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में राइट एग्जैक्ट 6 AM आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। लगभग 2 घंटे की वीडियो, अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। और सारी पीडीएफ जो वीडियो है डिटेल में डिस्कस किया गया करंट अफेयर। अगर आप लोग डेली रेगुलर वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर तो शानदार तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर पाएंगे। और कोशिश ये करना कि पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना अपने रिविजन के पॉइंट ऑफ से, वो भी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और पुरानी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो अगस्त से लेकर अप्रैल तक की आप लोग ऑलरेडी वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं, तो उनको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये थोड़ा सा फोकस जरूर दीजिए करंट अफेयर पर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो कि किसी भी एग्जाम में एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आज का ये जो डिस्कशन आप लोगों के सामने आने वाला है, ये कुछ जैसे आप लोगों को बताया ये संडे वाला हमारा डिस्कशन रहता है, तो थोड़ा सा ये हल्का में रखता हूं। रीजन क्या है, एक तो ये आप लोगों को कोई रिलेशन नहीं होता है किसी भी डे के साथ में इस पर्टिकुलर वीडियो का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, कई सारे बच्चे जो होते हैं पूरे वीक में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ऐसी रहती है कि आप लोग इसको किसी और दिन भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट वीडियो होती है। लेक्चर थोड़ा छोटा बनाता हूं ताकि कंटिन्यूटी तो बनी रहे, पर लेकिन ज्यादा बर्डन आप लोग के ऊपर न पड़े, तो इसलिए लेक्चर को भी थोड़ा छोटा रखता हूं। पर लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, हाँ जब आप लोगों का मन करे तब आपको इस लेक्चर को देख सकते हैं, ओके। आइए बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। बात की जा रही है नेशनल लेवल की न्यूज है, और अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको टीईटी का नाम दिया गया है,
टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हमारी कंट्री में, अगर आप लोग इसको टेस्ट को अब तक देते थे तो 7 साल तक के लिए यहां पर ये वैलिड माना जाता था। पर लेकिन रिसेंटली अभी यहां पर ये बोला गया है कि 7 साल से बढ़ाकर इसको पूरा लाइफ टाइम के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा यहां पर ये पर्टिकुलर अगर पेपर जो है दे दिया गया है और वो क्लियर उसके द्वारा कर लिया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये बोला गया है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो यहां पर अब यहां पर बढ़ा दी गई है। टीचर जो एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है जिसको टेट आप लोग बोलते हैं, ये लाइफ टाइम इनके द्वारा ये एलिजिबिलिटी कर दी गई है। और ये ऐसा नहीं है कि 2021 से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये आप लोगों ने कई बार टैक्स के बारे में सुना होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स बोल देते हैं कई बार। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि आज की डेट में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मान लीजिए कहीं पर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ रहे हैं कहीं पर और वो इंसान बोलने लगे मैंने आज तक आप लोगों को पढ़ाया और पिछले 5 सालों से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, जो फीस आप लोगों ने अब तक दी है मुझे, मान लीजिए आप लोग उसको 500 रुपए फीस दे रहे हैं, तो वो ये बोलने लगे आप लोगों को अगर कि 500 रुपए जो है मैंने आप लोगों से इसलिए लिए क्योंकि उस टाइम पर आप लोगों के पास में पैसे नहीं थे, अब आप लोगों को 1000 फीस देनी है और ये जो 1000 फीस आप लोगों को देनी है ये पिछले 5 साल की भी जो बची हुई है 500 रुपए कर वो भी आप लोगों को पूरी करनी है। यानी कि पीछे की फीस भी उसने जाकर आप लोगों से ले ली एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। टैक्स के मामले में अगर आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं 100 रुपए, ठीक है, आप लोगों को मान लीजिए छूट दे दी कि आप लोगों को यहां पर 100 रुपए की छूट दे रखी है टैक्स में और 100 रुपए पे करना है, 200 रुपए आप लोगों को टैक्स पे करना था। पर लेकिन पर्सन बोलने लगे कि पीछे का भी टैक्स तुम्हें पे करना है जो बचा हुआ है जिसमें अब तक हम लोगों ने टैक्स नहीं लगाया। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि पीछे से जाकर चीजों को इंप्लीमेंट करना, तो उस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इसके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। 2011 में भी अगर किसी ने टेट का पेपर दिया था और उसने उसको क्लियर कर लिया था तो 7 साल तक उसकी वैकेंसी रही, 2018 में उसकी खत्म हो गई है, तो अब उसकी वैकेंसी भी लाइफ टाइम के लिए यहां पर इंप्रूव कर दी जाएगी। उसकी वैकेंसी भी अब यहां पर उसकी जो एक तरीके से वैलिडिटी है वो भी यहां पर कंटिन्यू रहेगी। तो कहने का मतलब ये कि टीचर कम्युनिटी के लिए काफी खुशी की बात आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो ये काफी एक खुशी की खबर है उन लोगों के लिए जिनका टारगेट है कि लाइफ में टीचर उनको बनना है। जब बात करें यहां पर रेस्पेक्टिव स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है वो अपने हिसाब से यहां पर एक्शन ले सकते हैं, उनको किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो यहां पर वो अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कैसे सर्टिफिकेट देना है। जिनका सर्टिफिकेट ऑलरेडी जो यहां पर एक्सपायर हो चुका है उनको कैसे लेकर चलना है, तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अलग अलग पावर दी गई है, इसमें वो खुद अपना डिसीजन यहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है, पॉजिटिव स्टेप क्या है यहां पर कि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा उन लोगों के लिए जिनको लग रहा था कि यार अब आगे टीचर नहीं बन पाएंगे, ये तो कोलैप्स हो गया और आगे उन्होंने पढ़ाई नहीं की। तो कैंडिडेट जो है यहां पर उसका करियर जो है टीचिंग फील्ड में, वो इस फील्ड में अपने करियर को आगे लेकर चल पाएगा। तो एक पॉजिटिव स्टेप है यहां पर, एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे अगर बात की जाए, अगर आप लोगों को इसके पेपर के बारे में पता है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि ये पेपर कैसे कैसे क्या कंडीशन होती है, पर जो इस पेपर के बारे में नहीं जानते हैं, जो इस पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं, अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे इस एग्जाम के बारे में तो उसको आप लोग बता सके। टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है यहां पर ये हमारी कंट्री में एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप लोग पढ़ाना चाहते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, वरना आप लोगों को यहां पर पोस्ट नहीं मिलेगी। ये जो कंडक्ट कराया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिस तरीके से मेडिकल टेस्ट होते थे ना, सेंट्रल अलग कंडक्ट कराता था, स्टेट अलग कंडक्ट कराता था, उसी तरीके से टीचर के लिए भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंडक्ट कराती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग कंडक्ट कराती है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जो स्कूल है वहां पर उनके लिए टीचर के लिए टेस्ट लगाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि सीबीएसई के लिए। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रेस्पॉन्सिबल है यहां पर सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सी टेट का नाम आप लोग देते हैं। तो ये यहां पर सेकेंडरी जो एजुकेशन है, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई जो है यहां पर, उसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली देखने को मिलता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग से कंडक्ट कराती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से कंडक्ट कराती है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर, ताकि जो टीचर की जो पोस्ट है उसको फुलफिल किया जा सके। क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। तो सेक्शन 23 जो राइट टू एजुकेशन के अंदर बात करें कंपलसरी एजुकेशन के बारे में 2009 का, ये खुद बोलता है कि आप लोग कुछ ऐसा प्रोविजन रखना है टीचर्स के लिए। तो इसके चलते ये चीजें देखने को मिलती है। अर्लियर यानी कि पहले जो गाइडलाइन थी ये फरवरी 2011, ये बेसिकली अगर बात की जाए 11 फरवरी 2011, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो था यहां पर, उसके चलते हैं बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 7 साल तक होती थी, अब यहां पर इसको बढ़ाकर लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो ये काफी एक बड़ी खुशखबरी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं जो टीचर कम्युनिटी है उनके लिए, और अप्रिशिएट करने लायक मूव है यहां पर ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। आप लोग की क्या राय है, आप लोग अगर कोई ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अपना आइडिया जो है यहां पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन के बारे में, और बेसिक जो फोकस है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो उधमपुर है यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है एक पर्टिकुलर नदी के बारे में जिसका नाम है देविका रिवर प्रोजेक्ट। देविका रिवर प्रोजेक्ट जो है अभी हमारी कंट्री में जो जितेंद्र सिंह हैं जो यूनियन मिनिस्टर, उनके द्वारा यहाँ पर प्रोजेक्ट को रिव्यू किया गया, जिसकी वजह से ये न्यूज में है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर के मैप में आप लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की है जहां पर ये रिवर देखने को मिलती है। देविका रिवर जो है यहाँ पर ये इसके लिए प्रोजेक्ट यहाँ पर 190 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है नेशनल रिवर जो कंजर्वेशन प्लान के तहत, और ये स्टार्ट किया गया था मार्च 2019 में। तो प्रोजेक्ट की ग्रोथ कैसी चल रही है उसको चेक किया जा रहा है इसके तहत। यहाँ पर अंडर प्रोजेक्ट अगर आप लोग बात करें, जो घाट है इस रिवर के जहां पर भी नहाने वगैरह की जो जगह है वहां पर वे, तो उनको इंप्रूव किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है इस रिवर के। इसी के साथ में जो एनक्रोचमेंट किया जाता है रिवर का जो एरिया है, कई बार उसको कट करने की कोशिश की जाती है, और कई बार रिवर भी अलग तरीके से जो डायरेक्शन में चलती है तो उसके फ्लो को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। नेचुरल वाटर जो बॉडीज हैं उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है, और कैचमेंट एरिया को डेवलप किया जाता है। इसी के साथ में क्रिमिनेशन जो ग्राउंड है, यानी कि कई बार जो नदी के किनारे लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, वो सारी चीजें, तो उसको भी सही डायरेक्शन से यहाँ पर जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए उधमपुर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर आप लोग देखेगा तो यहां पर जो वेल नोन सिटी है देविका रिवर के लिए यहां पर बेसिकली इसके साथ में कनेक्ट कर आप लोग इसको देख सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह कि काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये, अगर बात करें उधमपुर के अंदर एक वेल नोन सिटी के तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये रिवर भी यहां पर काफी बड़ा रोल प्ले करती है, पर लेकिन कई बार ये रिवर क्या होती है, दिखने लगती है और कई बार गायब हो जाती है। तो इसके चलते इसको गुप्त गंगा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि देविका रिवर जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम गुप्त गंगा या फिर गुप्त गंगा किस रिवर को बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गया। तो भाई साहब यहां से बन गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो आंसर देखो क्वेश्चन का आराम से। देविका रिवर जो है ये काफी रिलीजियस इंपोर्टेंस रखती है हिंदू कम्युनिटी के लिए। तो इसको यहां पर बेसिकली सिस्टर ऑफ रिवर गंगा भी बोला जाता है, यानी कि गंगा रिवर की बहन भी इसको बोला जाता है कई बार। तो जून में जितेंद्र जो सिंह है यहाँ पर जून 2020 में इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया था इंपोर्टेंट देविका ब्रिज। इस रिवर के ऊपर ब्रिज भी यहाँ पर इनोग्रेट किया गया उधमपुर के अंदर। यह माना जाता है कि जो आर्मी का कन्वे है, व्हीकल है, अगर जाता है यहाँ पर तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक वगैरह अगर देखने को मिले तो उसके लिए भी काफी अच्छा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट बेसिकली देखा जा रहा है, एक कैसे नहीं कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, कि यहाँ पर रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ब्रिज बना दिया ताकि आर्मी और नॉर्मल जो लोग हैं वो भी आ जा सके, उनके लिए भी। तो ये अभी यहाँ पर रिव्यू करने की बात की गई तो ये न्यूज में आ गया। तो देविका रिवर के बारे में कुछ पूछा जाए, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आप लोगों से पूछा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखिएगा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर मैं आप लोग कुछ रिवर भी यहां पर बताना चाहूं तो आप लोग याद रख सकते हैं। इंडस सिस्टम का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसी से रिलेटेड ये रिवर है। कई इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे इंडस रिवर हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, सतलज हो गई। तो ये रिवर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को इनका डिवीजन देखने को मिलता है। ये रिवर सिस्टम कई बार न्यूज में रहता है जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोग बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप लोग को बताइए, हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर का डिवीजन हो गया था, चेनाब, झेलम और इंडस। चेनाब, झेलम और जो इंडस है यहाँ पर ये जो रिवर है ये आती है पाकिस्तान के हिस्से में। हमारी कंट्री के हिस्से में आती है जो रिवर, उनका नाम है सतलज, ब्यास और रवि, ठीक है। तो सतलज, ब्यास और रवि आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलेगी। ये हमारी कंट्री के हिस्से में आप लोगों को रिवर आती है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर इसके बारे में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक यहाँ पर ब्रोकर था, बिचौलिया था, जिसकी अध्यक्षता, जिसको यहाँ पर ब्रोकर के तौर पर रखा गया था, ये जब सिस्टम यहाँ पर पिक्चर में आया, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें इसके बारे में याद रखिए, कई बार इसको न्यूज में रहता है। और इंडस वाटर कमीशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो पर्टिकुलर इसको देखता रहता है, ठीक है, कि क्या चीजें चल रही है और किधर किधर क्या मैटर है, ओके। तो बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाती है मिनिमम वेज के बारे में। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन काम करना स्टार्ट करता है, जैसे मान लीजिए कोई फुल टाइम आप लोगों के पास में काम कर रहे हैं, तो उसको मिनिमम कितनी वेज देनी चाहिए। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में मिनिमम वेज के बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते कुछ कमेटी है जिनके बारे में बात की जा रही है। तो ये कमेटी अगर आप लोगों से पूछी जाए तो कंफ्यूज मत होना है, इनके बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है जो कि मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए हमारी कंट्री में, और इसी के साथ में नेशनल फ्लोर मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेगा। मिनिमम वेज मतलब ये इस इंसान को इतना सैलरी मिलनी चाहिए, और मिनिमम इससे नीचे तो आप लोगों को जाना ही नहीं है। ये सब स्टेट के लिए भी क्राइटेरिया रख दिया जाए, तो उसके बारे में बात की जा रही है।
तो यहां पर अभी 3 साल का टाइम ड्यूरेशन यहां पर बेसिकली देखने को मिला, जिसके तहत प्रोफेसर अजीत मिश्रा जो है उनका एक्सपर्ट ग्रुप जो है इसके ऊपर काम करेगा कि मिनिमम वेज क्या होना चाहिए। करंट फ्लोर जो वेज है वो यहां पर 2017 में फिक्स की गई थी कि 176 जो है वो आप लोग पैसे दीजिए, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलिए तो अगर कोई काम करता है तो 200 रुपए से कम आप लोग को उसको पर डे के नहीं देने, मोटे मोटे तौर पर अगर बोलो तो 176 रखा गया ना, तो वैसे भी आप लोग अगर 200 रुपए भी अगर बोल लीजिए सीधे सीधे तरीके से अगर आप लोग इसको काउंट कीजिएगा तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक दिन के इस इंसान को जो है वो 200 रुपए मिल रहे हैं। तो एक दिन के 200 रुपए मिल गए तो 30 दिन के कितने हो गए, ठीक है, तो उसके 30 दिन के हो गए 6000 रुपए, ठीक है। पर लेकिन ये उस पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं अगर वो यहां पर आप लोगों के पास में कंप्लीट काम करता है, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कोई आप लोगों को मान लीजिए आधा घंटा काम कर रहा है, पौना घंटा काम कर रहा है, उसके लिए फुल वेज यहां पर बात की जा रही है। जो पूरे दिन काम करता है उसको मिनिमम 200 रुपए आप लोग को देने ही देने हैं, उसके लिए यहां पर ये मिनिमम वेज की बात की जा रही है, ठीक है। तो 6000 रुपए तो कम से कम देने हैं, ये डिसाइड किया गया था 2017 में। तो यहां पर अभी अगर बात करें यहां पर तो इसको चेंज करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते क्या होनी चाहिए मिनिमम वेज, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए तो आप लोग क्या बताओगे इसको। तो यहां पर नेशनल फ्लोर एक लेवल मिनिमम वेज होना चाहिए, जो कि यहां पर बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज करेगा उसको हर 5 साल में, क्योंकि हर 5 साल में महंगाई बढ़ जाती है तो हर 5 साल में इसका भी पैटर्न आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके चलते इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है मिनिमम वेज, पर लेकिन फ्लोर वेज अगर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसाइड कर दी उसके नीचे नहीं जाएंगे ये। तो अभी हमारी कंट्री में ये अभी पैनल जो है पिछले अगर बात करें कुछ सालों में, अभी 2 साल के अंदर अभी ये दूसरा पैनल है। इससे पहले अनूप जो यहां पर सतपथी जो कमेटी थी यहां पर ये यहां पर क्रिएट की गई थी, उसने बोला था कि मिनिमम वेज कितनी रख सकते हैं, तो 375 रुपए पर डे उनके द्वारा बोला गया था, यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर बोला जाए 9750 रुपए पर मंथ उनके द्वारा बोला गया था कि इतनी तो कम से कम वेज होनी चाहिए अगर फुल टाइम आप लोगों के पास में कोई इंसान काम कर रहा है। तो यहां पर ये इसके चलते ही इनके द्वारा सजेशन दिया गया था। तो यहां पर अभी दूसरा ये कमेटी है उनके द्वारा जो सजेशन दिया गया था ये जनवरी 2018 में सेटअप की गई थी मिनिस्ट्री के द्वारा, पर लेकिन यहां पर इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई थी, ठीक है। तो यहां पर अनूप सतपथी इसी के साथ में वीवी गिरी जो नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट से मिलकर यहां पर काम किया गया, पर लेकिन इनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई। अब ये जो नया यहां पर अभी इनके द्वारा कमेटी बनाई गई है, अब ये क्या रिकमेंडेशन देंगे और कौन इसको एक्सेप्ट करेगा तो वो देखने वाली अभी बात होगी आने वाले टाइम में। तो ये पर्टिकुलर 2 कमेटी है, इनके द्वारा क्या क्या क्राइटेरिया है वो चीजें हैं, आप लोगों को इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बात करें सोशल इशू के बारे में बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये बात की जा रही है SAGE। तो सेज बेसिकली अगर बात करिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा भी ये SAGE, ठीक है, तो सीनियर एजिंग जो ग्रोथ इंजन है ये भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो एल्डरली यानी कि जो बुजुर्ग पर्सन है हमारी कंट्री में उनको सपोर्ट करने के लिए कोई अगर स्टार्टअप स्टार्ट करता है, कोई कंपनी स्टार्ट करता है, कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करता है तो उसको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बोलने लगे कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखने के लिए कोई कंपनी बना रहा है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी ताकि बुजुर्ग लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जा सके। तो SAGE जो पोर्टल है यहां पर ये वन स्टॉप एक्सेस बोला जा रहा है एल्डरली जो केयर है इनके जो बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और एक क्रेडिबल एक स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री में ये जो अभी फिलहाल जो ये पोर्टल है जो यहां पर SAGE है ये स्टार्ट हो गया है 5 जून 2021 से, यानी कि लेटेस्ट अभी यहां पर ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया 5 जून को, ठीक है, तो यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को इसको स्टार्ट किया गया है। तो स्टार्टअप जो सिलेक्टेड है यहां पर अंडर द जो सैग उनको बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाएगा यहां पर एक तरीके से जो कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आता है कि कैसे एल्डरली लोगों की हेल्प की जाएगी, उनकी हेल्थ के बारे में, ट्रेवल के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लीगल, हाउसिंग, फूड या फिर कोई भी ऐसा एरिया जिसमें वो हेल्प कर सकता है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो उससे पूछा जाएगा स्टार्टअप से कि बताओ भाई आप लोग क्या करोगे। अगर स्टार्टअप जो है वो सही खाका बनाकर सामने रखता है लाकर कि हाँ भाई साहब हम लोग ये हेल्प करेंगे तो फिर यहां पर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी उस स्टार्टअप को। अगर बात करें यहां पर इस पोर्टल के बारे में तो क्वेश्चन आप लोगों से ये भी बन सकता है कि ये पोर्टल किसकी हेल्प से और किसके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया है, तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि किसके द्वारा यहां पर इसको डेवलप किया गया है। तो ये जो है यहां पर इसको जो पोर्टल है यहां पर बेसिकली फाइनलाइज किया गया है तो मिस्टर चंद्रशेखर बुद्धा के द्वारा मिलकर यहां पर डॉक्टर एलिगॉन जो यहां पर असिस्टेंट इनोवेशन डायरेक्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, इनके द्वारा मिलकर यहां पर काम किया गया।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है इसको फैसिलिटेट करने के लिए। और अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है ऐसा, उसको 1 करोड़ रुपए वन टाइम इक्विटी दी जाएगी ताकि वो अपने काम को स्टार्ट कर सके। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इस फील्ड में कोई काम करना चाहता है तो 1 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर उसके स्टार्टिंग में फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। अगर बात करें अमाउंट जो दिया गया 100 करोड़ रुपए दिए गए, तो 1 करोड़ रुपए एक स्टार्टअप तक तो कम से कम 100 स्टार्टअप अगर काम करेंगे तो उसके लिए यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा और ये प्रमोट करेगा एक तरीके से यहां पर जो कि सिल्वर इकोनॉमी होती है। अब ये टर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया है तो आप लोग क्या बोलोगे यार सिल्वर इकोनॉमी क्या होती है, क्या आगे यहाँ पर। तो सिल्वर इकोनॉमी एक तरीके से वो सिस्टम होता है जिसमें आप लोग प्रोडक्शन करते हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कोई आप लोग गुड्स और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ सामान आप लोग खरीदते हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, उनके कंजप्शन के लिए, उनके रहने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी आवश्यकता के लिए। अगर कुछ भी आप लोग खरीदते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए साइकिल खरीदनी है, उनके बैठने के लिए या फिर उनके खाने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, कुछ भी अगर उसके लिए खरीदते हैं आप लोग कोई सिस्टम, तो उसको सिल्वर इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये भी एक काफी बड़ी इकोनॉमी आप लोग बोल सकते हैं जिसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट, किसी को सुन नहीं रहा तो उनको कान की मशीन देनी है, ठीक है, चला नहीं जा रहा है तो उनको एक मशीन देनी है जिसको पकड़ पकड़ कर वो चल सके, वो नहीं सिस्टम सा होता है वो, उसको दिया जा सकता है। तो इस तरीके से यहां पर इसको सिल्वर इकोनॉमी का नाम दिया गया है। 25 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 2020-21 के लिए। तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 करोड़ रुपए एक ही साल में दे दिए, फिलहाल प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए, पर लेकिन 2020-21 के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए। तो 25 स्टार्टअप को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाएगा अगर वो सेटिस्फाई होते हैं यहाँ पर कि हाँ ये स्टार्टअप इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अगर कोई इस तरीके से काम करने के लिए तैयार है तो आप लोग उसको बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है अगर कोई ऐसा स्टार्टअप आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा ये इस तरीके का आइडिया कि हाँ गवर्नमेंट इस तरीके से सपोर्ट कर रही है। बाकी कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को जाननी है तो इसके बारे में अगर बात करें, इंडिया में अगर बात करें फिलहाल के टाइम पर जो पॉपुलेशन है, देखिए उनकी उम्र जो है वो बढ़ती हुई अभी यहाँ पर नजर आ रही है। यानी कि जो इंसान आज की डेट में मान लीजिए आज के में 30 साल का है कोई पर्टिकुलर पर्सन, आने वाले 30 साल में वो 60 साल का हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा प्रोविजन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी ही एक बुजुर्ग पॉपुलेशन हमारी कंट्री में होने वाली है, जो यंग जनरेशन है अभी आज के टाइम पर, तो ये आगे काफी लार्ज स्केल पर बढ़ती हुई नजर आएंगी। अभी 2001 में हमारी कंट्री में 7.5% जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो बुजुर्ग कैटेगरी में आती थी। अगर बात करें 2026 में ये बोला जा रहा है कि ये जो पॉपुलेशन बढ़कर हो जाएगी 12% हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बुजुर्ग हो जाएगी, जिसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और 2050 तक का अगर आप लोग बात कीजिए तो यहां पर देखने को मिलेगा कि 19.5% के यानी कि लगभग 20% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बुजुर्ग कैटेगरी में आ जाएगी। तो इसके चलते जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर जो फंड है वो भी स्टेब्लिश किया गया था 2016 में, ताकि आगे चलकर जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है उसका भी हम लोग ध्यान रख सकें। तो उनकी सपोर्ट के लिए कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। तो देखिए ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, और अगर कोई इनके बारे में पूछे तो आप लोग उसको आइडिया प्रोवाइड भी करा सकते हैं कि ऐसा भी कुछ है, ताकि चीजों को और अच्छे लेवल पर आगे लेकर चला जा सके। तो आप लोग का इसके बारे में क्या आइडिया है आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में कि आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं और आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक ही इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, एक मोटा मोटा आइडिया मैं आप लोगों को बता देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोगों ने देखे एजुकेशन के बारे में, हम लोगों ने देखा जो कि जो टेट के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट न्यूज में बात करें तो देविका रिवर के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी, ठीक है। मिसी के साथ में रिवर की लोकेशन और कुछ चीजें हम लोगों ने और देखी। मिनिमम वेज के बारे में हम लोगों ने कुछ कमेटी और उनके बारे में यहाँ पर बातें करी। इसी के साथ में यहाँ पर जो एल्डरली जो पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बारे में स्कीम के बारे में हम लोगों ने बातें करी। तो ये एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आज का एक डिस्कशन है, पर लेकिन मॉर्निंग में आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, टकटकी लगाकर वो लेक्चर देखना है, जिससे कि आप लोग चीजों से अच्छे से रिवाइज कर सकें। और जो भी चीजें हैं सबकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर इकट्ठी मिल जाएगी, जिनको आप लोग को जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता जो बुजुर्ग लोग हैं घर में उनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए एक माता पिता जो है वो बच्चों को कितने अच्छे से पालते हैं, पर लेकिन जब बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है अपने माता पिता का ध्यान रखने की, तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाते हैं। और ये बहुत ही एक घटिया सच आप लोग सोसाइटी का बोल सकते हैं, जो कि नॉर्मली देखने को मिल जाता है। तो ये जो जैसी सिचुएशन होती जा रही है वो थोड़ी हम लोग को सुधारनी पड़ेगी और इन कंडीशन से थोड़ा हटना पड़ेगा, ताकि अपनी कंट्री में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान हम लोग रख सकें, ठीक है। बाकी लेक्चर को आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करेंगे तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर कि कितना आप लोग यहाँ पर इसका स्कोर है इस लेक्चर का, 10 में से क्या मार्क्स देंगे। लेक्चर का पसंद नहीं आता तो तुरंत आप लोगों को डिसलाइक करना है, और बाकी एंजॉय करते रहिए। और मॉर्निंग में मैंने 11 बजे आप लोग का लेक्चर डाल दिया था, जो आप लोग का लेक्चर था जिसमें आवाज नहीं आई थी ना पहले वाले लेक्चर में, तो दूसरा आवाज के साथ में मैंने उसको डाल दिया था। कई सारे बच्चों ने वो लेक्चर अब तक नहीं देखा है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। जिस किसी ने नहीं देखा है फुल वॉल्यूम के साथ में, एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर बिना वॉइस के लेक्चर जो है बिल्कुल नीरस लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि लेक्चर
लेक्चर के अंदर कुछ है, आपकी वॉइस जान डाल देती है। तो यार अगर देखे, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है, अगर कोई बोलता नहीं है, तो सोचिए उसकी जिंदगी कैसी होगी, ठीक है। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं कि इंसान बोलते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं, यही तो जिंदगी है यार। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो कोशिश करो कि वीक में दूसरे दिन कम से कम डेली या फिर जब भी टाइम मिले घर वालों से बात करते रहे। बाबा दादी अगर घर में है तो उनसे आप लोग बात कर सकते हैं, कोई बुजुर्ग नाना नानी है उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब आप लोग बात करते हैं उनसे, उनको भी लगता है कि कोई हमारी देख रेख करने वाला है, कोई हमारे बारे में सोचने वाला पर्सन इस सोसाइटी के अंदर रहता है। तो उनको आप लोग टाइम दिया कीजिए, ठीक है। और अगर कुछ भी ऐसा कुछ लगता है उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा आप लोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग जितना कुछ कर सकते हैं उसको जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि उनकी लाइफ जो है वो, उनका जो बुढ़ापा जो है वो एक अच्छे से बीत सके। इसी के साथ में ये जो लेक्चर है इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। पूरा कंप्लीट मई मंथ का करंट अफेयर आप लोग का रिवाइज कर दिया गया है, और पुरानी वीडियो भी आप लोग रिवाइज करते रहिए। और जो भी पुरानी वीडियो देखता है वो वीडियो के नीचे जाकर डन लिख दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। पॉलिटी के तो काफी सारे बच्चे रिवाइज कर रहे हैं डेली, ऐसे ऐसे बच्चे हैं 4-4 5-5 वीडियो देख रहे हैं पॉलिटी की कंटिन्यूअस। तो देखिए जैसे भी आप लोग सुटेबल लगता है अपना टाइम टेबल बनाइए और सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कीजिए, ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। और प्रैक्टिस साथ में जरूर करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों की नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। और बाकी आप लोग तो बेसिकली जो भी कर रहे हैं अपना अच्छे से एक टाइम टेबल बनाकर चीजों को लेकर चल ही रहे हैं, तो उसको ब्रेक मत होने दीजिएगा, ठीक है। वो लगता है कई बार कि हाँ नहीं मन कर रहा है करने का, छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। तो कंटिन्यूअसली चीजों को एंजॉय आप लोगों को करते रहना है। तो ये थी कुछ नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बातें, कुछ थोड़ी सी चीजें। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो 6:30 बजे कौन कौन उठकर देखेगा, बिल्कुल तैयार रहना, बिल्कुल डटकर। तो उस लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।